नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं और प्रेसिडेंट इलेक्ट बन गए हैं और खबर आ रही कि 20 जनवरी को वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इस चुनाव पर दुनिया की निगाह टिकी हुई थी। दुनिया में जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है, नई विश्व व्यवस्था बनने जा रही है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी इस चुनाव नतीजे की और डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर दुनिया का देश है, लेकिन उसकी ताकत घट रही है, ये सबको मालूम है। लेकिन बाकी देशों से संबंध कैसे होंगे? मैंने वर्ल्ड ऑर्डर, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है, उसके बारे में 7 नेताओं की भूमिका मुझे महत्वपूर्ण लगती है और इनका चयन मैंने केवल विश्व व्यवस्था की दृष्टि से नहीं किया, बल्कि भारत के हित के हिसाब से ज़्यादा किया है कि भारत के हित में कौन लोग होंगे, कौन भारतीय हितों और भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे भारत को निपटने में कौन मददगार हो सकते हैं। इस दृष्टि से इन 7 लोगों का चयन किया है। 7 नेताओं का कहना चाहिए, विश्व के बड़े 7 नेताओं का। पहला तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व व्यवस्था में उनकी जो स्थिति बन रही है, अमेरिका का राष्ट्रपति अगर चुनाव जीतने के बाद ये कहे कि पूरी दुनिया मोदी को चाहती है, अमेरिका का राष्ट्रपति अभी राष्ट्रपति बनने नहीं, प्रेसिडेंट इलेक्ट कहना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा। दूसरी बात, 256 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हिंदुओं को पसंद करते हैं, भारतीयों को पसंद करते हैं, और कहा कि अगर मैं चुनाव जीत गया, व्हाइट हाउस में हिंदुओं का और भारतीयों का सबसे अच्छा दोस्त होगा। अब आप थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। कल्पना कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, कमला हैरिस। जो बाइडेन तो एक तरह से लेम डक प्रेसिडेंट हो चुके थे, जब उनको प्रेसिडेंशियल रेस से हटा दिया तब उनकी स्थिति और ख़राब हो गई थी। कमला हैरिस जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट थी, वो एक तरह से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बोल रही थी। उनकी भाषा सुनिए, कश्मीर के लोग चिंता न करें, ये न सोचें कि वो अकेले हैं, हम उनके साथ हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम कश्मीर में हस्तक्षेप करेंगे। कौन होती हैं आप हस्तक्षेप करने वाली? हमारे बगल में है, हमारा विरोधी है, दुश्मन भी मानते हैं हम, चीन। ऐसी बात बोलने का उसने काम नहीं किया। जो अमेरिका जो अपने को दोस्त बताता है भारत का, उसकी वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बनने की उम्मीद कर रही थी, उसकी ये भाषा थी। तो इससे आप समझिए इस नतीजे का क्या असर होने जा रहा है, इस नतीजे का क्या प्रभाव होगा भारत और अमेरिका संबंध पर, दुनिया भर में भारत की स्थिति पर, भारत के सम्मान, भारत के रुतबे में और भारत के प्रधानमंत्री के रुतबे में क्या अंतर आने वाला है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार, मतलब चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी, मोदी की तारीफ, भारत की तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ट्रांजैक्शनल है, इसमें कोई शक नहीं है। वो आसानी से कुछ देते नहीं, बदले में उनको कुछ चाहिए होता है। तो जो ट्रांजैक्शनल होता है उससे बातचीत करना, हमेशा बातचीत की गुंजाइश बनी रहती है। वो रिजिड नहीं होता कि बस माई वे और हाईवे, ये एटीट्यूड उसका नहीं होता। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हासिल करने की कोशिश करता है। अब ये आपकी जो है बार्गेनिंग स्किल पर निर्भर करता है कि आप कितना हासिल कर पाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का वाइट हाउस में आना भारत के लिए, मेरा मानना है कि इस दशक की सबसे बड़ी खबर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस में नहीं आते तो भारत के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी, न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बल्कि घरेलू प्लेटफॉर्म पर भी, और अंदर तो ज़्यादा बढ़ने वाली थी। जिस तरह के तत्व, जिस तरह का वोकिज़म जो कमला हैरिस और जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन और उसके पीछे से बराक ओबामा ने अमेरिका में लादा, उसके खिलाफ ये मैंडेट है। भारत में भी उसके खिलाफ जो 240 के नीचे बीजेपी नहीं गई, उसका बड़ा कारण यही था। और वो जो एक बार चल गया उनका झूठ का नैरेटिव, वो दोबारा नहीं चलने वाला। ये हरियाणा से इसकी शुरुआत हो चुकी है और
अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का, वैसे तो कहने में ये बात जो है थोड़ी सी अटपटी भी लग सकती है, उसका असर आप देखिए भारत के चुनावों पर, भारत की राजनीति पर भी होगा, और ये झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पर भी पड़ेगा इसका असर। हिंदुओं की बात अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर रहा है, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के नेता हिंदुओं का नाम लेने को तैयार नहीं है। बटोगे तो कटोगे, ये नारा न होते हुए भी अमेरिका में एक तरह से चल गया, तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों नहीं चलेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति बनना डोनाल्ड ट्रंप का भारत के लिए मेरा मानना है कि बहुत अच्छी खबर है, और जो नई विश्व व्यवस्था उभर रही है उसमें ट्रंप का आना एक स्वागत योग्य कदम है, एक शुभ संकेत है। ट्रंप को लेकर जो उनकी कमजोरियां हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो बड़े जो है इरेटिक है, वो स्टेबल नहीं है, वो कभी भी कुछ भी स्टैंड ले सकते हैं, आज जो स्टैंड लिया उसके ठीक विपरीत भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनका चुनाव जीतने के बाद का भाषण सुना हो और 2016 और 2020 के उनके भाषण सुने हो, 2016 में वो जीते थे, 2020 में हारे थे, तो आपको लगेगा कि आप एक नए डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं। और उन्होंने पिछले 4 साल जो कुछ झेला है उससे भी उनको ज़िंदगी ने कुछ सिखाया होगा, ये मानकर चलना चाहिए। जिस तरह की शांति उनके चेहरे पर थी, जिस तरह से वो संयत ढंग से बोल रहे थे, कोई यूफोरिया नहीं था। बहुत बड़ी जीत है। दशकों बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों में बहुमत होगा। तो पूरी ताकत के साथ ट्रंप आए हैं। उनको नीतियां बनाने में, उनको नियुक्तियां करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो इसलिए मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर मैं रखूंगा, क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया में उनका रुतबा जिस तरह से बढ़ रहा है, हर देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, शासनाध्यक्ष चाहता है कि मोदी से अच्छे संबंध हो, भारत से अच्छे संबंध हो। ये मोदी के दौर में हो रहा है, तो इसलिए श्रेय तो मोदी को देना ही पड़ेगा। आप विरोधी हों तो भी देना चाहिए, नहीं देंगे आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप नहीं देंगे तो आप कोई मोदी का जो है नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप देश का नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई को स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है। और आज की सच्चाई ये है कि मोदी का रुतबा जो दुनिया में है वो किसी और राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष का नहीं है। तो 2 नाम तो मैंने बताए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट इलेक्ट अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। तीसरा नाम इस कड़ी में मैं लेना चाहूँगा व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। भारत और रूस की दोस्ती, पुतिन और मोदी की दोस्ती, इसको पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही है। हालांकि इसको पसंद करने वाले लोग भी हैं, इसको नापसंद करने वाले लोग भी हैं, ख़ासतौर से अमेरिका और यूरोप। अमेरिका से मेरा मतलब है जो बाइडेन का जो प्रशासन था, जो इशारे पर चलता था बराक ओबामा के, और कमला हैरिस जिसकी प्रतिनिधि बनकर उभरी थी, जिनको राष्ट्रपति बनाने की असफल कोशिश हुई। अब उस स्थिति में बदलाव आएगा। डोनाल्ड ट्रंप का रूस से और व्लादिमीर पुतिन से उस तरह का विरोध नहीं है जैसा कि जो बाइडेन, कमला हैरिस और बराक ओबामा का था। तो इसलिए परिस्थितियों में बदलाव आएगा, और रूस की हमारी दोस्ती तो टाइम टेस्टेड है। हमारे हर संकट के, बड़ा हो छोटा हो, हर संकट के समय रूस हमारे साथ खड़ा रहा है। इसलिए रूस पर जब संकट आया तो हम भी उसके साथ खड़े रहे। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सैंक्शंस की, यूरोप के सैंक्शंस की परवाह नहीं की। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीदा, दूसरे हथियार भी खरीदे और कच्चा तेल भी खरीदा। तो जो कोशिश थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की और यूरोप के कुछ देशों की कि रूस की इकॉनमी को बर्बाद कर दिया जाए, रूस को घुटनों पर लाद दिया जाए, वैसा वो कर नहीं पाए। रूस और मजबूत होकर इससे उभरा है। और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद आप मानकर चलिए कि रूस यूक्रेन युद्ध कभी भी खत्म हो सकता है, और उसको खत्म करने का ये टैप की तरह है मामला है। हथियार और पैसा यूक्रेन को देना अमेरिका बंद कर दे, यूरोप के देश बंद कर दे,
उसी दिन युद्ध खत्म हो जाएगा। तो ये जो बात कहते थे ट्रंप बार बार अपने कैंपेन में कि 24 घंटे में ये युद्ध खत्म करा सकता हूँ, तो वो कोई हवा में बात नहीं कर रहे थे, कोई रेटरिक नहीं था, भाषणबाजी केवल नहीं थी। वो जानते हैं कि कैसे इसको खत्म किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी चिंता केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की, इस युद्ध के चलते रहने से इंडस्ट्रियल गुड्स के ट्रांसपोर्ट पर, खासतौर से रेड सी से जो होता था उसमें जो दिक्कत आ रही है, उसके अलावा युद्ध चलता रहे तो शांति की और विकास की बात करना मुश्किल हो जाता है। अगर रेड सी के जरिए जो है परिवहन की बात करें तो हमको इज़राइल और ईरान और जो है हमास और लेबनान, इनके बीच में जो कुछ चल रहा है उसकी भी बात करनी पड़ेगी। तो उसकी बात करनी पड़ेगी तो उसके बाद चौथा नंबर आता है इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। बेंजामिन नेतन्याहू जो है इस मामले का, उनका जो फ़िलिस्तीन का झगड़ा है उसको हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं। ईरान ने उन पर मिसाइल से हमला किया इज़राइल पर, रिटेलिएशन में इज़राइल ने भी हमला किया, लेकिन इस बात का ध्यान रखा कि उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस और जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक ना करें। उस पर अटैक करने का मतलब था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ सकते थे हम। होता ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता था, स्थिति और बिगड़ सकती थी, पूरी दुनिया की इकॉनमी पर उसका असर पड़ सकता था। तो एक रिकन्सिलिएशन का एक रास्ता खुला छोड़ा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। वो भी युद्ध नहीं चाहते, तो युद्ध नहीं चाहते तो, लेकिन वो इस समस्या का हल चाहते हैं, और जो स्थिति उनकी जो बाइडेन के समय थी उससे बेहतर होगी अमेरिका से संबंध के मामले में, अमेरिका से सहयोग के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के समय में। तो आप मानकर चलिए कि नेतन्याहू जितना अभी प्रभावी थे उससे ज़्यादा प्रभावी होंगे ट्रंप के शासनकाल में। पांचवीं जिस नेता को मैंने इस सूची में शामिल किया है वो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, और उनको शामिल करने का सबसे बड़ा कारण भारत से उनके संबंध और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके संबंध, और जिस तरह की नीतियों की वो बात करती हैं उसके कारण। वोकिज्म के खिलाफ इन जितने लोगों की बात की मैंने अभी तक, ये सब वोकिज्म के खिलाफ है, ये सब राष्ट्रवादी हैं। एक कॉमन थ्रेड जो है इनमें वो है कि ये सब वोकिज्म के खिलाफ है और राष्ट्रवादी हैं। नेशन स्टेट में इनका विश्वास है और राष्ट्रवाद को पुष्ट करने, पुख्ता करने में इनका भरोसा है। इसलिए भारत से इन सब के बड़े अच्छे संबंध हैं। जिन 5 नेताओं की मैंने बात की, 2 और नेताओं की बात करूंगा। इस क्रम में छठे नेता जिसका नाम मैंने रखा है मोहम्मद बिन सलमान, MBS जिनको कहा जाता है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस। अब आप कहेंगे कि उसमें जो है इस सूची में उनका नाम क्यों? वो जो कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। भारत के दूरगामी हित के लिए और दुनिया के हित के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या हो रहा है? डी रेडिकलाइजेशन। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है डी रेडिकलाइजेशन की। उनको समझ में आ रहा है और सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं कि भाई हमको तो अमेरिका ने, यूरोप ने एक तरह से इस्तेमाल किया रेडिकलाइज करने के लिए मुसलमानों को, ताकि सोवियत संघ का, उस समय का सोवियत संघ, आज का रूस, उसका जो कम्युनिज्म का प्रसार है उसको रोका जा सके, खासतौर से अफ़गान इन्वेजन के बाद। अफ़गानिस्तान में जो सोवियत संघ का इन्वेजन हुआ था, आक्रमण हुआ था, उसके बाद पैसा और हर तरह की मदद अमेरिका देने को तैयार था। वैसे सऊदी अरब के पास पैसे की कमी नहीं थी। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान MBS जो है वो डी रेडिकलाइजेशन का अभियान बहुत तेज़ी से चला रहे हैं। उनको एक चीज़ तो ये मालूम है कि ये जो ऑयल रिज़र्व हैं वो 50-55 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाले, तो उन्हें अपनी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए कुछ और साधनों पर, कुछ और तरीक़ों पर, कुछ और नीतियों पर विचार करना पड़ेगा। नियोम नाम के NEOM, नियोम के एक नया शहर बसाने जा रहे हैं वो सऊदी अरब में, जो यूरोप से टक्कर ले सकेगा। तो इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट
उसकी बात कर रहे हैं। भारत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके बहुत ही अच्छे संबंध हैं। सऊदी अरब ने अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। तो 1997 में सोवियत संघ के अफगान इन्वेजन और ईरान में हुई क्रांति के बाद जिहाद की जो फैक्ट्री शुरू हुई थी, उस फैक्ट्री को बंद कराने के समर्थक हैं MBS। और आप जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, डोनाल्ड ट्रंप हों, बेंजामिन नेतन्याहू हों, जॉर्जिया मेलोनी हों, ये सब एक पेज पर है, एक ही स्टैंड पर है, एक ही जगह पर है, एक ही राय के हैं। तो रेडिकलिज्म और जिहादी तत्वों का जो ये आतंक चल रहा है, जो तांडव चल रहा है, उसको रोकने के पक्ष में है ये सब। इस दृष्टि से देखिए तो इनका साथ जो है वो पूरी दुनिया को एक नई दिशा में ले जा सकता है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए जिन लोगों का अभी तक मैंने नाम लिया, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और ये ऐसे लोगों में, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करते हो। इनके लिए टेररिज्म है, गुड और बैड जैसा कुछ नहीं होता। तो जिस तरह का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं MBS सऊदी अरब में, महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, क्लब खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, उससे परेशानी वहाँ के लोगों को नहीं है, भारत के लोगों को है। रियाद में सिनेमा हॉल खुल गया तो उसके विरोध में ज्ञापन देने DM को कौन गया? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बरेली में, बरेलवी समुदाय के लोग। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए उनकी जहालत का स्तर क्या है। दुनिया में जो बदलाव हो रहा है वो दिखाई ही नहीं दे रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब इस क्रम में 7वां और अंतिम नाम मैंने रखा है शी जिनपिंग, जो चीन के राष्ट्रपति हैं। चीन से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। चीन और अमेरिका का व्यापार को लेकर बड़ा संघर्ष है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन चीन और रूस के अच्छे संबंध हैं। चीन जो है, जो नई विश्व व्यवस्था बन रही है, उसमें अपना स्थान बड़ा करना चाहता है, वो अपनी हैसियत बढ़ाना चाहता है। उसकी नज़र दरअसल अमेरिका की नंबर 1 की जो स्थिति है उस पर है। तो उस पर अगर कोई रोक लगा सकता है, उसको थाम सकता है, तो भारत। इसलिए इन बाकी लोगों को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है। भारत को भी इनकी ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन लोगों को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं भारत की ओर से। किसी दूसरे पॉलिटिकल लीडर में ऐसी पॉलिटिकल विल नहीं है कि इतना बड़ा कदम उठा सके और इस तरह से सोच सके। कदम तो बात की बात है, सोचने की बात है। और ऐसी स्वीकार्यता हो विश्व मंच पर जिस नेता की, भारत में इस समय केवल एकमात्र वो है, वो नरेंद्र मोदी है। तो शी जिनपिंग को ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। हालांकि उनके लिए ये स्वीकार करना कड़वी दवा का घूंट पीने जैसा है। जो लद्दाख में LAC पर समझौता हुआ है, वो इसी सच्चाई का रियलाइजेशन है कि भारत के साथ पंगा लेकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। भारत के साथ अगर मिलकर चलेंगे तो दोनों का फायदा हो सकता है, दोनों में प्रतिस्पर्धा हो सकती है। कौन आगे निकलेगा नहीं निकलेगा ये भविष्य की बात है। लेकिन आज अगर भारत से झगड़ा करेंगे, चीन को ये समझ में आ रहा है, तो दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। और चीन का स्टेक चूंकि ज़्यादा बड़ा है भारत से, इसलिए उसका नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैंने शी जिनपिंग को इसमें रखा है कि एक आप देखिए ब्रिक्स का जो संगठन बना है, उसकी दृष्टि से भी देखिए, उस दृष्टि से भी चीन की भूमिका महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है ब्रिक्स का, उस पर भी ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा देश इसमें शामिल होना चाहते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि अगर इसी तरह से इसका विस्तार होता रहा तो ये यूनाइटेड नेशंस की जगह ले सकता है। हालांकि ये बात कहना, इस निष्कर्ष पर पहुँचना बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी है। इस तरह के परिवर्तन होने में बड़ा लंबा समय लगता है, लेकिन कई बार छोटे से परिवर्तन से बड़े परिवर्तन का भी संकेत मिलता है। तो ये जो मैंने सप्तर्षि बताए,
ये नई विश्व व्यवस्था के लिए केंद्रीय भूमिका में होंगे। इन्हीं की भूमिका तय करेगी कि नया वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह का बनेगा, उसमें किसकी क्या भूमिका होगी, किसकी क्या जगह होगी, किसका क्या महत्व होगा। इन जिन 7 नेताओं की मैंने बात की, इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इसमें बहुत से लोगों को खटक सकता है शी जिनपिंग का होना, लेकिन चीन की जो हैसियत है, जो ताकत है, और वो हमारा पड़ोसी है, इन तथ्यों से हम इनकार नहीं कर सकते। तो अगर हम मिलजुल कर जिन बातों पर सहमति है उनको लेकर चले, जिन बातों पर सहमति से मतलब इन 7 नेताओं और उनके देशों के बीच में जो सहमति के बिंदु हैं, उनको अगर आगे लेकर चलें तो विश्व व्यवस्था के लिए भी अच्छा है और इंडिविजुअल कंट्रीज़ के लिए भी अच्छा है। अब इसकी शुरुआत 20 जनवरी के बाद होगी, हालांकि उसके संकेत अभी से मिलने लगेंगे। जिस तरह से इस चुनाव नतीजे का, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव नतीजे का असर आया है, असर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उससे आप समझिए अलग अलग देशों की अंदरूनी राजनीति पर भी असर पड़ेगा। और हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। थोड़ा समय का इंतज़ार कीजिए। जो बहुत बड़ा संकट हमको दिखाई दे रहा था, वो संकट समाप्त हो गया है। चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। उस तरह के संकट को लाने वाले लोग अब भी सक्रिय हैं और आगे भी सक्रिय रहेंगे, लेकिन उनकी ताकत बहुत ज़्यादा घट चुकी है। उनके लिए फिर से खड़ा होना सबसे बड़ी बात है। उनकी लाइफ लाइन कट गई है। जो उनको हर तरह का समर्थन मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था, फंडिंग मिल रही थी, जिस तरह का दबाव बनाने का काम जो है भारत के विरोध में, मोदी के विरोध में हो रहा था, उस पर कसकर लगाम लगी है और आने वाले दिनों में और लगने वाली है। तो ये नई बनती हुई विश्व व्यवस्था का जो स्वरूप उभर रहा है, इस पर नज़र रखिए, देखिए आगे आगे होता है क्या। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।